नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अप्रैल का महीना आप वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं, क्योंकि वर्षों के बाद आपके लाभ के भाव में यानी कि जन्म चंद्रमा से एकादश भावों में अप्रैल के पहले 13 दिन पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। वहां पर एक साथ लाभ के भाव में 5 ग्रहों के रहने के कारण जहां आपके जन्म पत्रिका के कई भावों के कनेक्शन लाभ के भाव में क्रिएट होंगे और वो है लाभ, यश प्राप्ति, गेन्स, एवरीथिंग। जो आप चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सफलता आपके हाथों में आ जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपके लाभेश होते हैं, जिन जिन भावों से वो युतिगत होते हैं और ग्रहों से वो गोचर में युति करते हैं, भावों को सक्रिय करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अभी अप्रैल के पहले 13 दिन वहां पर 5 ग्रह रहेंगे। फिर अप्रैल के 13 तारीख के बाद सूर्यदेव वहां से निकल जाएंगे। फिर 4 ग्रह वहां पे फिर भी रहेंगे पूरे अप्रैल। तो इन पंचग्रही योगों के कारण कौन कौन से भाव सक्रिय हो रहे हैं, धन लाभ के कौन कौन से योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं और आपको उसका कैसे लाभ लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वहीं मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। यह पहला परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने का। वहीं दूसरे परिवर्तन के रूप में सूर्यदेव 14 अप्रैल को मीन राशि छोड़ देंगे और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो 14 अप्रैल के पहले जब तक सूर्यदेव आपके लाभ के भाव में रहेंगे, वो किस पोजीशन के बारे में आपको बता रहे हैं। क्या गोचर में वो स्थितियां आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, या कुछ सावधानी के साथ आपको कई लाभ देने के लिए वो योगायोग निर्मित हुए हैं, इन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और किसी भी महीने की सफलता इसी बात पे निर्भर करती है कि राशि के स्वामी की पोजीशन आपके लिए गोचर में कैसी है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव और आपके छठे भाव के स्वामी, छठा भाव क्या होता है? प्रतियोगिता का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, संघर्षों का भाव, रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी। तो उनके स्वामी होकर, स्वास्थ्य के स्वामी होकर अभी आपके लाभ के भाव में उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। लाभ का भाव उच्च के देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तीनों ही चीजें आपके लिए सकारात्मक इशारा कर रही है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नौकरी में सफलता के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, क्योंकि सूर्यदेव भी वहां साथ में रहने वाले हैं, राहु भी लाभ के भाव में बैठा है। वहीं कोई भी रोग हो, कोई भी शत्रु हो, कोई भी कर्ज हो, वो इस महीने आपको कतई परेशान नहीं कर सकता। यह 100% तय रहेगा। देखिए, आपने कई ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह चर्चा की गई होगी कि आपके लाभ के भाव में कई दुर्योग बन रहे हैं जिसके कारण आपको नुकसान होना संभावित है। पहले बारी बारी से समझते हैं कि वहां पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कौन कौन से अशुभ योग बन रहे हैं।
और उसकी सच्चाई क्या है? जब तक उसे हम लॉजिकली कनेक्ट नहीं करेंगे भावों के साथ, और हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस फ्रीक्वेंसी में वहां पे रन कर रहे हैं, तो सिर्फ साथ बैठे हैं, उससे हम लाभ और नुकसान के बारे में बात नहीं कर सकते। अभी देखिए, मैं 13 अप्रैल तक की बात करूंगा, और ये योगा योग 29 मार्च से निर्मित हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए, शुक्रदेव वहां उच्च के हैं और उसी राशि में बुध देव नीच के हैं। उनका नीच भंग हो रहा है। बुध देव जो आपके लिक्विडिटी के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, धनेश होते हैं, वो नीच के रहेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। और वो चूंकि राहु के साथ भी है, जड़त्व दोष भी निर्मित हो रहा है, तो यहां पर एक सावधानी रखनी होगी, सिर्फ 5वें भाव के स्वामी है, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी, एडुकेशन के लिए भी, शिक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगा योग। तो जड़त्व दोष होने के कारण क्या होता है कि आपके माइंड में वो नॉलेज तो है, आपके पास वो नॉलेज है, माइंड में वो चीजें हैं, लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, एग्जामिनेशन लिख रहे हो, उस समय कहीं ना कहीं आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे पता ही नहीं है, पैनिक करने लगेंगे आप। तो बस इसी एंगल पे बात करें तो ये गोचर थोड़ा नुकसानदायक विद्यार्थियों के लिए है। वहीं 5वें भाव के स्वामी है तो प्रेम वाले भाव के भी स्वामी है, वो नीच कह, लेकिन शुक्र जो कि प्यार के स्वामी है वही नीच भंग कर रहे हैं। तो शुक्र उसको कहीं ना कहीं इंटरनल शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वो प्यार के कारक ग्रह के साथ है। लेकिन जब शिक्षा की बात होगी तो बौद्धिक क्षमता को जब राहु प्रभावित करेगा तो कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा, जड़ता ला देगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसके मैं उपाय बताऊंगा आपको, विद्यार्थियों के लिए भी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो विद्यार्थीगण हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, या वृषभ राशि के कोई भी जातक हो, क्योंकि पंचग्रही योग लाभ के भाव में ये बना हुआ है, तो आपको कुछ रिचुअल, पूजा पाठ आपको 1 अप्रैल से ही अपने हैबिट में डाल लेना चाहिए। पहला काम क्या करेंगे, चूंकि बुध पीड़ित है और आपके धनेश है, तो प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा तो करनी ही करनी है। अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। 2 चीजें और लेकर आएंगे, प्रतिदिन दुर्वा लेकर आएंगे, जो गणपति भगवान को बहुत ही प्रिय है, दुर्वांकुर, और शमी का एक पत्ता। आपके घर में शमी का पौधा होगा जो शनिदेव के लिए लगाया जाता है, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। उसका एक पत्ता तोड़ ले, शमी का पत्ता, और दुर्वांकुर, दुर्वा, दोनों को एक साथ सिंदूर में लगा डिप कर लें, उसमें सिंदूर लगा लें, और उनके सूंड के पास ऐसे जाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए, सारे विघ्न बाधा को दूर करने की इच्छा करते हुए, और वहां पे प्रतिदिन चढ़ाएं। पूरे अप्रैल ये आपको करना है। तो बुध यानी बिजनेस, फाइनेंस, लिक्विडिटी, बौद्धिक क्षमता, एवरीथिंग। तो ये यदि आप करते हैं, इसके बाद अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती करते हैं, तो कहीं से भी कोई अनिष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। वही चूंकि आपके सेहत के स्वामी, स्वास्थ्य के स्वामी है शुक्रदेव, वो तो फिलहाल उच्च के हैं, और वहां पे उनका एक बहुत ही अहम रोल है। तो पहले भाव के स्वामी 11वें भाव में है, तो पहला भाव आप है, 11वां भाव लाभ है, तो आपको हर हाल में लाभ देंगे शुक्रदेव। तो चूंकि 6ठे भाव के भी स्वामी है, तो यहां पर देखिए क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। नौकरी, तो नौकरी वालों को लाभ तो मिल गया। अब वो चूंकि राहु के साथ है, तो विदेश में रहने वाले भी वहां कनेक्ट हो गए, उन्हें लाभ हो गया। प्लस शुक्रदेव जिस कारक के हैं, यानी कि शुक्रदेव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, होटेलियर्स, 5 स्टार होटल्स या किसी भी तरह के होटल्स, जितने भी लोग होटेलियर्स हैं, ब्यूटी एंड स्पा फील्ड में है, कॉस्मेटिक फील्ड में है, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर, बुटीक,
जितने भी चकाचौंध से रिलेटेड सेलिब्रिटीज, कलाकार, सिंगर, डांसर, जेम्स एंड ज्वेलरी, या जो भी कार्य आप करते हैं उसमें परफेक्शन का कहीं ना कहीं कार्य है। मैं तो बोलता हूं कि शुक्र का रोल हर जगह होता है, चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। एक डॉक्टर जो एक सर्जन होते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं। जो आपके हार्ट सर्जरी करते हैं, जो किसी भी आपके अंग की सर्जरी करते हैं, ब्रेन सर्जरी करते हैं, अगर वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं होंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि शुक्र है कला, शुक्र है प्यार, जो दिल से चीजें आती हैं। देखिए, जीवन यापन के लिए आप कोई भी नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, सिर्फ यदि आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपका काम है। लेकिन वहां यदि आपने दिल लगा दिया, प्यार है आपका उस काम के लिए, तो वही काम आपका पैशन बन जाती है, आपके लिए वो कला बन जाती है। तो फिर जहां पे आप किसी भी कार्य से जब प्यार करने लगते हो तो आपने देखा होगा कि वो आपको भरपूर पैसा देती है। और यदि आप किसी कार्य को सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो, सैलरी पाने के लिए कर रहे हो, आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हो, 1 से 30 तारीख तक काम करते हो और सिर्फ आपका जो ध्यान होता है वो सैलरी पाने के लिए होता है कि किसी तरीके से टारगेट पूरा हो और सैलरी मिल जाए ताकि हमारे अगले महीने के खर्चे पूरे हों, तो कहीं ना कहीं वैसी चीजों में आपकी सफलता लिमिट हो जाती है। लेकिन यदि आप कार्य कर रहे हैं, वहां आपका दिल लगा है, आप उसे इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि फिर आपको किसी से प्रमोशन मांगने की जरूरत नहीं, किसी से आपको ग्रोथ मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ेंगे। वही बिजनेस के साथ है, वही आपके जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, जितने कलाकार हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने हर तरह के लोग, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में सीए हैं, कुछ भी हैं, तो शुक्र यानी परफेक्शन, आर्ट। तो हम इसे सिर्फ एक आर्टिस्ट से नहीं जोड़े, हर व्यक्ति को उसका हर कार्य परफेक्शन से करने के लिए शुक्र देव ही प्रेरित करते हैं। और वो अभी उच्च के हैं, तो आपकी जो मेंटल परफेक्शन की जो एक सीमा है वो हाईएस्ट लेवल पे। ये तो बात होगी कि आपके अंदर शुक्र देव का रोल क्या है। लेकिन योगा योग इतने सुंदर हैं और मैं आपको समझाता हूं। देखिए, शुक्र देव उच्च के हैं एकादश भाव में, वहां नीच के आपके धनेश बुध देव हैं, जिसका नीच भंग शुक्र देव करें, इतना आप समझ गए। अब दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी कौन है? बुध देव। तो जब दूसरा भाव क्या है? लिक्विडिटी, धन, लक्ष्मी भाव, और 5वां भाव भी क्या है? लक्ष्मी भाव, अर्थ त्रिकोण। तो 2 + 11 यानी एकादश में बैठे तो 11वां भाव भी अर्थ त्रिकोण है। तो 2 + 11 और 5 + 11 कौन क्रिएट कर रहा है? बुध देव, आपके धनेश, आपके पंचमेश। तो 2 धन योग तो बुध देव ने क्रिएट कर दिए, और उसको संचालित कौन कर रहा है? आपके राशि के स्वामी। वहीं अभी अभी 29 मार्च को शनिदेव वहां पधारे एकादश भाव में, जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, करियर के नियंत्रण करता है। एकादश भाव में वृषभ राशि के जातकों के लिए शायद ये 30 वर्षों के बाद एक बहुत ही सुनहरा समय, क्योंकि शनिदेव का गोचर सिर्फ 3 भावों में अच्छा माना गया है, तीसरे, छठे और 11वें भाव में, और शनिदेव अब 11वें भाव में आ चुके हैं। सिर्फ 13 अप्रैल तक उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव के साथ पितृदोष में है। उसके बाद स्थितियां बदलेंगी। तो अच्छे गोचर में बहुत ही शानदार वक्त की शुरुआत, एक बेहतरीन भाग्य, बेहतरीन करियर, बेहतरीन लाभ, बेहतरीन प्राप्तियों का समय सिर्फ अप्रैल के महीने में नहीं, अप्रैल के महीने में तो इसकी शुरुआत हुई है। अगले 2.5 वर्षों तक आप ताबड़तोड़ सफलता प्राप्त करेंगे, कोई भी शक बिल्कुल भी नहीं है। ताबड़तोड़ सफलता, जबरदस्त सफलता। जितने भी संघर्ष आपने पिछले कई सालों में देखे हैं वो सब दूर हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े जो बाधक ग्रह होते हैं वो या तो शनि होते हैं या तो राहु होते हैं। वो एक एग्जैक्ट बढ़िया पोजीशन में आ गए, और राहु भी सबसे बेहतरीन
जो रिजल्ट देते हैं वो लाभ के भाव में देते हैं, वो पहले से चल रहे हैं। अब वो 18 मई को वक्री होते हुए शनिदेव की राशि यानी कि दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो 18 मई के बाद आपकी प्राप्तियों की सीमा बहुत ही ऊपर हो जाएगी। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। गोचर में राहु दशम में आ जाएगा और शनि एकादश में, तो बस आपको और भी कुछ चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। और किसी ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कोई फर्क ही नहीं है। देवगुरु बृहस्पति पिछले लंबे समय से आपकी जन्म चंद्रमा पर ही आशीर्वाद बनाए हुए हैं, यह भी एक अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, आयुष्य वाले भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभेश होते हैं, जहां पर यह पंचग्रही योग बन रहा है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बन रहा है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र देव बृहस्पति देव की राशि में है, एकादश में, और बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि में है। तो ये एक्सचेंज है, राशि का परिवर्तन है। जबरदस्त लाभ के योगों में इसे वर्णित किया जाता है। योग तो बहुत शानदार बने हुए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति भी जब मई में राशि परिवर्तन करेंगे, फिर धन के भाव में चले जाएंगे, फिर अगले कई महीनों तक 2+11 वाला धन योग निर्मित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 से 11 का संबंध बना देंगे। मई से अक्टूबर तक अतिचारी रहेंगे, फिर उच्च के हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से सारे ग्रह एकदम आपकी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। पहले शनिदेव, फिर राहु, फिर देवगुरु बृहस्पति, सारे इस तरह से इस समय सेट होते जा रहे हैं जहां की आपके जिंदगी में बाधा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। सिर्फ आप अपने भस्मासुर खुद ना बने, क्योंकि अधिकतर बाधाएं हम खुद क्रिएट करते हैं। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न तो कुछ सोचते हैं, न तो समझते हैं, बस दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, अगर आप यहां पे पेपर पे लिखना शुरू करें और अपने आप से पूछे, तो कहीं ना कहीं 99.9% सभी प्रॉब्लम्स की जड़ आप खुद होंगे। 0.1% में ही किसी और के द्वारा खामखा वो चीजें हुई होंगी, लेकिन अधिकतर जगह आपकी गलतियां हुई होंगी। ये एक कठोर सत्य है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि इतने सुनहरे वक्त में जब शनिदेव एकादश में गोचर करने को आ गए, तो आपको समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर, क्योंकि राहु 10 में आएगा तो बिना स्ट्रैटेजी के काम कैसे चलेगा। राहु तो कुछ बड़ा देता है, और कुछ बड़ा करने के लिए आपको खामखा इधर उधर दौड़ने से तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। यूं ही नहीं होती चीजें, है ना। अगर आपको बड़ी प्राप्ति चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, तो उसके लिए आपकी योजना भी बड़ी होनी चाहिए। आपकी कार्मिक वैल्यू यानी आपके एफर्ट्स भी उसी लेवल के होने चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, गोचर बहुत अच्छे हैं और सिर्फ ये बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा तो कुछ लाभ हो ही नहीं रहा। ये जो एस्ट्रोलॉजर वीडियो पे बताते हैं वो तो सब झूठ है। तो भाई साहब, ये अपने आप को दिलासा देने वाली कोई बातें अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। ये एक साइंस है, प्रूवन साइंस है, और न तो कोई गुरु की, न तो कोई शनि की स्थिति किसी के चाहने से बदल जाएगी। एक विज्ञान है, न तो उसका प्रभाव बदल जाएगा, न तो उसका बल बदल जाएगा। तो ये दिलासा देना बंद करें कि ये अच्छा वक्त आया, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इस तरह के वर्ड यानी नकारात्मक वर्ड अगर आप खुद को बोलते हैं तो आप खुद के भस्मासुर खुद हैं, कोई आपको बचा नहीं सकता फिर। लेकिन मेरा खासकर इस तरह के वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव कुछ उन लोगों के लिए होता है जो वाकई जिंदगी में सफलता चाहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, 90% भीड़ का हिस्सा नहीं होते। वो बाकी के 10% में क्या, बाकी के 3% में आने की इच्छा रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर आप उनमें से हैं तो आप मेरी इन बातों को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहीं एकादश भाव में जब राहु है तो राहु है एक विदेशी ग्रह, वो विदेश के लाभ को एकादश में सुनिश्चित कर रहे हैं और वहां पे करियर वाले भाव के स्वामी शनिदेव आ गए, भाग्य वाले भाव के स्वामी शनिदेव आ गए, और राहु शनि की जो जोड़ी होती है बहुत शानदार होती है एकादश भाव में। अगर यही राहु और शनि आपकी कुंडली में जन्म की पत्रिका में यानी लगन पत्रिका में होते हैं तो उसे श्रापित दोष बोलते हैं। तो रिलेटेड उस भाव में, जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता यदि शनि की स्थिति पत्रिका में लगन के अनुसार अशुभ हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे यूं ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देते हैं कि श्रापित दोष बन गया, पिशाच योग बन गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, वो गोचर में बना है, वो उसे टारगेट करेगा जिसकी पत्रिका में वो दोष है, वो हर किसी को नहीं करेगा। होता है ना कि धन लाभ के योग बन गए, करोड़ों रुपए कमाने के योग बन गए, तो क्या हर व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा वृषभ राशि का? नहीं। कौन बनेगा? जिसकी पत्रिका में भी वो धन योग होंगे, वो गोचर उसको टारगेट करेगा और वो बंदा अगर प्रयास कर रहा होगा तो बन जाएगा। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। यदि गोचर में धन योग बना लेकिन अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपकी पत्रिका में योगा योग बने हुए भी हैं, तब भी क्या हो जाएगा अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो? बहुत ही सिंपल है। तो एकादश भाव में जो स्थितियां बन रही है, देखिए बारी बारी से मैं एक बार समझा देता हूं। वहां पे शनि और राहु है, श्रापित दोष बना हुआ है, लेकिन जहां पे श्रापित दोष बनता है उसके सातवें मतलब सीधी सातवें दृष्टि जहां जाती है जो कि पंचम भाव है, वहां पे नंदी योग बन जाता है। वहां पे बहुत शानदार अचीवमेंट की प्राप्ति हो सकती है। तो वहां पे क्या है? विद्यार्थी, प्रेम, संतान। तो इससे डरना नहीं है कि शनि की दृष्टि आ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है, वहां पे नंदी योग फॉर्म हो रहा है। तो भाई या तो आप डरते रहें या तो आप इससे लाभ प्राप्त कर लें। मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, आपको डराना नहीं। तो मैं आपको एश्योर करता हूं अपने कैलकुलेशन के आधार पे कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अप्रैल के पहले 13 दिन की जो स्थितियां हैं और उसके बाद की जो स्थितियां हैं बहुत अलग है। पहले 13 दिन थोड़ी सी सावधानी के साथ सिर्फ चलना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, माता का भाव है। हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसका कारक है सूर्य। आत्मसम्मान, सोल, पिता, सबका कारक कौन है? सूर्य। तो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए सूर्य देव अभी कहां है? एकादश भाव में। 29 मार्च को शनिदेव वहां आ गए तो पितृदोष बन गया। राहु पहले से वहां थे तो ग्रहण दोष भी बन गया। तो 13 अप्रैल के पहले वहां पे दो तरह के दोष बन रहे हैं सूर्य के साथ, यानी सूर्य पीड़ित है। सिंपल सी बात, राहु के द्वारा और शनि के द्वारा। अब फिर वही बात कि क्या हमें कोई नुकसान होगा? तो दोस्तों, जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष है उन्हें अपने पिता के सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग विदेश में हैं उन्हें लाभ मिल जाएगा। जो लोग बहुत ही कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहां पे एकदम उनका नेचर दबंग है, रिस्क टेकर है, डेयर डेविल है, बहुत हाई रिस्क को वो कैरी करते हैं, लेते हैं, तो उनके काम बन जाएंगे। लेकिन ध्यान कहां रखना है? अगर आप एक एवरेज नौकरी में हैं और आपकी नौकरी में कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही है, ट्रबलेंस है, वहां पे बॉस से नहीं बन रही, आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स इत्यादि यदि चल रहे हैं, तो 13 अप्रैल तक आपको सावधान रहना है। गायत्री मंत्र करते रहना है, सूर्य को मजबूती अपनी तरफ से देते रहनी है। अच्छी बात यह है कि बहुत मुश्किल वाली बात यहां भी नहीं है। कारण क्या है कि सूर्य देव कमजोर नहीं है, वो अपनी उच्च राशि मेष में बढ़ रहे हैं और 13 तारीख और 14 तारीख में बहुत फर्क आ जाएगा। 13 तारीख तक वो पीड़ित है, जैसे ही 14 को निकलेंगे वो उच्च के हो जाएंगे।
लेकिन अभी चूंकि वो उच्चता की ओर ही बढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोष बन रहा है, मैं मानता हूं, और इसका फर्क भी पड़ेगा उन लोगों पे जिनकी पत्रिका में पितृ दोष या ग्रहण दोष है, तो उन्हें अभी गायत्री मंत्र अवश्य करना चाहिए। लगन पत्रिका के अनुसार यदि रूबी सूट करता है तो वो जरूर पहन कर रखना चाहिए। खासकर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बॉस और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वहां पे कोई वाद विवाद की स्थितियां हैं तो इग्नोर करना चाहिए, राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। यदि आपकी नौकरी में कोई दबाव है तो अभी कम से कम 13 अप्रैल के पहले आपको रेजिग्नेशन करने का नहीं सोचना चाहिए। 13 तारीख के बाद आप उस दबाव से निकल जाएंगे और वहीं से आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। किसी भी ग्रह की रश्मि 0 से 30 में आकी जाती है। 13 तारीख तक जहां सूर्य की रश्मि 12-13 के आसपास है आउट ऑफ 30, वहीं 14 तारीख के बाद वो बढ़ती हुई 29.28 तक जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी पावर। तो फिर राहु शनि इत्यादि से कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। यदि आप शनिदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते हैं, एक सच्चे आध्यात्मिक बंदे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी फॉलो करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, तो आपको कोई समस्या आ ही नहीं सकती। वो पंचग्रही योग बैठे बैठे सबको सक्रिय कर रहे हैं, 8 भाव को। तो इसको एक दुर्योग कहने की बजाय, पजल्ड होने के बजाय आप ये समझिए कि वहां पे कितनी ज्यादा एनर्जी है। तो एक सिंपल उपाय बता देता हूं। वहां पर राहु एकदम बढ़िया है, शनि योग कारक होकर अपने सबसे बढ़िया गोचर में है, सूर्यदेव भले ही पीड़ित हैं, लेकिन यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या बोला गया है, 11वें भाव का गोचर सूर्यदेव के लिए भी बढ़िया होता है। बुधदेव वहां नीच के हैं, लेकिन शुक्र वहां उच्च के होकर नीच भंग कर रहे हैं, तो सारी स्थितियां अच्छी है। सबसे खराब स्थिति किसके बन रही है, सूर्यदेव को सिर्फ पीड़ा मिले, वो भी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहां भी मॉडरेट कंडीशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यदि हम गायत्री मंत्र 3 से 5 माला प्रतिदिन प्रारंभ कर देते हैं 1 अप्रैल से, तो वो जो पंचग्रही योग में कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी और वहां पे थोड़े बहुत जो दोष थे वो पूरे दूर हो जाएंगे और वो नुकसान के बजाय आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। ये तो हो गई पंचग्रही योगों की बातें। अब 3 अप्रैल को आपके विदेश के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी, यानी बिजनेस वाले भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन वाले भाव के स्वामी और पार्टनरशिप वाले भाव के स्वामी मंगल देव अभी आपके धन के भाव में गोचर कर रहे थे। 3 अप्रैल को वो आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव मंगल देव का दिग्बली भाव है। तीसरा भाव आपके डिसीजन का होता है, रिस्क कैपेसिटी का होता है, और मंगल देव उसके कारक है, सेनापति है, और वो तीसरे भाव में आएंगे तो आपको एक बड़े निर्णय लेने की क्षमता देंगे, कर्ज देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। गोचर के अनुसार तीसरे भाव में मंगल देव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बैलेंस की आवश्यकता है, क्योंकि वो कर्क राशि में जाएंगे और वहां नीच के हो जाएंगे। तो विदेश के स्वामी और बिजनेस वाले भाव के स्वामी आउट ऑफ 30 यदि 0 पे आ जाएंगे तो उन्हें मैनेज तो करना पड़ेगा ना। नहीं मैनेज करेंगे तो बिजनेस में और जो विदेश में रहते हैं या वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत ट्रबलेंस संभावित है। क्या करें, मंगल देव हमारे बॉडी के पावर हाउस है। ऊर्जा की कमी होगी तो हम थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, इरिटेट होंगे, खामखा शॉर्ट ट्रिगर होंगे, गुस्सा आएगा, बात बात में थोड़े बहुत ईगो प्रॉब्लम या जिद का आ जाना बड़ा स्वाभाविक होगा। तो क्या करें, क्योंकि मंगल देव के नीच होने के कारण जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं अधिकतर वो नेगेटिव होते हैं। किस सेंस में, आपके बिहेवियर के सेंस में। जैसे आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े होंगे, ईगो बढ़ेगा, तो ऐसे कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। पहली रेमेडी तो यही है कि आपको आत्म नियंत्रण करके रखना है। लेकिन मैनेज कैसे करें, यदि आप विदेश में रहते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत ना हो तो क्या करें। देखिए,
मंगल देव का गोचर अच्छा है, भाव अच्छा है, लेकिन सिर्फ ऊर्जा की कमी है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिन्होंने रेड कोरल पहन रखा है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं सभी को, जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, उन्हें सजेस्ट करूंगा कि मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में सिर्फ 2 ही कार्य करने हैं। मंगल देव की जो नीचता है उन्हें लेबल पे रखना है मंगल देव के बीज मंत्र करके, और सूर्य देव जो 13 अप्रैल के पहले थोड़े से ट्रबल में हैं, वो गायत्री मंत्र करके उन्हें मैनेज करके रखना है ना। तो अगर आप सिर्फ इतना सा कार्य कर लेते हैं तो अप्रैल के महीने में जितने गोचर हैं करीब करीब 90% गोचर आपके हित में हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या हो गई कि शनि देव 30 सालों के सबसे बेहतरीन गोचर में चले गए। आने वाले महीने में स्थितियां और आपके पक्ष में आते हुई देवगुरु बृहस्पति के गोचर के रूप में, राहु और केतु के गोचर के रूप में, तो स्थितियां मई तक इतनी शानदार होने वाली है कि आप अगले 2.5 वर्ष में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा समय आपको कई अवसर देता है, कामयाबी नहीं देता है, अवसर को लाकर आपके सामने खड़ा कर देता है, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जब आपके पास वो अवसर आते हैं तो यू हैव टू टेक रिस्क। आपको आजमाना पड़ता है अपने आप को, हिम्मत करनी पड़ती है, कुछ बड़ा करना पड़ता है। राहु अभी एकादश में फिर दशम में आएंगे तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा, तभी आप शनिदेव के एकादश भाव के रिजल्ट्स को निकाल पाएंगे। छोटी सोच रखेंगे तो छोटी कामयाबी पाएंगे, बड़ी सोच रखेंगे तो कामयाबी बेशक बड़ी होगी। और दोस्तों, अंत में मैं आपको रियलाइज कराना चाहूंगा समय के महत्व को। दोस्तों, 30 वर्षों के बाद शनिदेव अभी एकादश भाव में आए तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है, और ये 2.5 वर्ष आपको काफी लग रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छे समय में होते हैं तो समय की कद्र नहीं करते। समय इतनी तेजी से निकलता है, हम उसे जज नहीं कर पाते। वहीं यदि आप तपती धूप में रेड लाइट के पास खड़े होते हैं और 1 मिनट के लिए रेड लाइट ऑन हो जाती है और आप रुक जाते हैं, तो वो 60 सेकंड भी आपके ऊपर कितने भारी पड़ते हैं। जब आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे होते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं, वहां एड ब्रेक आने पर 15 सेकंड के लिए भी आप पैनिक हो जाते हैं। वो समय ही है, लेकिन आपके जजमेंट बदलते हैं। वहीं आप पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे महीने कभी कभी वेस्ट कर देते हैं, अपने एफर्ट्स को नहीं डालते। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने डिसीजन लेंगे, 4 महीने के बाद डिसीजन लेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो चेतावनी देना चाहूंगा दोस्तों, 30 वर्षों के इस अच्छे समय के बाद, 2.5 वर्षों के बाद 2027 में जब ये एकादश भाव से द्वादश भाव में आएंगे तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, 7.5 वर्षों के लिए। और दोस्तों, पता ही है आपको, 7.5 एक मुश्किल समय का नाम है, दबाव का नाम है। तो दोस्तों, उस आने वाले मुश्किल वक्त से, कड़ी परीक्षा से गुजरने के लिए पहले इस 2.5 वर्ष आप इतनी मेहनत कर लें, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा लें, इतने सफल हो जाएं, इतने पैसे जमा कर लें कि वो दबाव भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। खासकर इस 2.5 वर्षों में अपनी सेहत का, फिटनेस का भरपूर ध्यान रखना है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके पास पैसे रहेंगे, कामयाबी रहेगी। तो अगर 7.5 आती भी है तो आप अपनी फिटनेस के दम पे, अपनी सकारात्मक सोच के दम पे, आपने इन 2.5 वर्षों में जो अर्जित किया है उसके दम पे आप बड़े आराम से उस पीरियड को भी पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात
मैंने आपके मन में भय डालने के लिए नहीं बोली है। यह बदलते हुए समय का खेल है। तो आज अच्छा समय मिला है तो इसकी कद्र करें। इसकी वैल्यू बताने के लिए ही मैंने 2.5 वर्ष के बाद आने वाले वक्त की व्याख्या की। यह समय है सर्वश्रेष्ठ के लिए ट्राई करने का। तो दोस्तों, बहुत समय के बाद आप वृषभ राशि के जातकों के लिए यह भविष्य फल बताने में बड़ा आनंद महसूस हुआ और आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके लिए एक सुनहरा वक्त आपके सामने खड़ा है और एक लंबे समय के लिए है। तो इसका आनंद लें और इसे कैश करें। इस समय का सदुपयोग करें, तभी इसके कुछ मायने हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अप्रैल का महीना आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार हो। आप हर तरह की कामयाबी हासिल कर पाए और जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं उसे फॉलो करते हुए आप निर्विघ्न अप्रैल के महीने में आगे बढ़े। और दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अभी शनि देव के राशि परिवर्तन की पूरी सीरीज आने वाली है, तो उसे देखकर आपको कई लाभ अवश्य मिलेंगे। उसके बाद राहु केतु के गोचर हैं, देवगुरु बृहस्पति के गोचर हैं। तो अभी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके सामने आने वाले हैं, तो बेल बटन जरूर ऑन कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, शनिदेव 30 वर्षों के बाद सर्वश्रेष्ठ गोचर में आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।